नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे धर्मेंद्र हेमा मालिनी की मशहूर फिल्म राजा जानी की और लेकर चलेंगे आपको उस दौर में जहां राजेश खन्ना के सितारे बुलंदियों पर थे और राजेश खन्ना के सामने सीना तान कर खड़े हो गए धर्मेंद्र और उनकी फिल्म राजा जानी। ये वो दौर था जब किसी और की फिल्म पर्दे पर आएगी, लोग उसे देखने जाएंगे, ये सोचना बहुत बड़ी बात थी। और उसी दौर में धर्मेंद्र राजा जानी लेकर आए, एक ऐसी फिल्म जिसने राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम को सीधी चुनौती दी। 1972 का साल हिंदी सिनेमा के लिए बेहद दिलचस्प था। एक और राजेश खन्ना अपने करियर के गोल्डन पीरियड में थे। आनंद, अमर प्रेम, दुश्मन, बावर्ची, अपना देश जैसी फिल्मों ने उन्हें देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया था। वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र भी लगातार ऐसी फिल्में दे रहे थे जिन्होंने साबित किया कि वो केवल एक्शन स्टार नहीं बल्कि रोमांटिक और भावनात्मक भूमिकाओं में भी दर्शकों के पसंदीदा अभिनेता हैं। 1972 में उनकी सीता और गीता, समाधि और राजा जानी ये वो फिल्में थीं जो बड़ी सफल रहीं और इसलिए ये कहना उचित होगा कि उस दौर में धर्मेंद्र राजेश खन्ना के समानांतर सबसे बड़े सितारों में से एक थे। तब जब कोई दूसरा सितारा राजेश खन्ना के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था फिल्मों के जरिए, तब धर्मेंद्र सीना तान कर खड़े थे। और इसी दौर में निर्माता मदन मोहला ने एक भव्य मनोरंजक फिल्म बनाने की फैसला किया और योजना बनाई। निर्देशक की जिम्मेदारी दी गई मोहन सहगल को, जो भावनात्मक और मनोरंजक फिल्मों के लिए जाने जाते थे। और कहानी और पटकथा का आधार लेखक नबेंदु घोष ने तैयार किया, जबकि डायलॉग एस अली रजा ने लिखे। फिल्म की प्रेरणा 1956 की हॉलीवुड फिल्म एनेस्थीसिया से मानी जाती है, लेकिन इसे भारतीय सामाजिक और पारिवारिक परिवेश के अनुसार एक नई कहानी के तौर पर गढ़ा गया। फिल्म के लिए सबसे पहले धर्मेंद्र को हीरो चुना गया और उस समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी लगातार लोकप्रिय हो रही थी। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आती थी और निर्माता भी जानते थे कि ये जोड़ी टिकट खिड़की पर दर्शकों को खींच सकती है। इसलिए नायिका के रूप में हेमा मालिनी को साइन किया गया। आगे चलकर यही जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी गई। फिल्म में दमदार सहायक कलाकारों की भी लंबी फौज थी। प्रेमनाथ ने दीवान गजेंद्र सिंह की प्रभावशाली भूमिका निभाई, जबकि प्रेम चोपड़ा मेन विलन बने। जॉनी वॉकर ने हास्य का तड़का लगाया। इसके अलावा दुर्गा खोटे, हेलेन, बिंदु, सज्जन और मनमोहन जैसे कलाकारों ने फिल्म को और मजबूत बनाया। और इतनी बड़ी स्टार कास्ट उस दौर में किसी भी फिल्म की बड़ी ताकत मानी जाती थी। फिल्म का एक और बड़ा आकर्षण था इसका संगीत। निर्माता ने उस समय की सबसे लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुना। गीत लिखने की जिम्मेदारी आनंद बख्शी को मिली। ये वही दौर था जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लगभग हर बड़ी फिल्म में संगीत दे रहे थे और उनके गीत रेडियो पर छाए रहते थे। निर्माता को भरोसा था कि अगर कहानी और संगीत दोनों मजबूत हुए तो फिल्म निश्चित रूप से सफल होगी, और हुआ भी। राजा जानी का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया। इसके भव्य महल, शाही दरबार और आलीशान सेट फिल्म की खास पहचान बने। और जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उनके मुताबिक फिल्म की स्टूडियो शूटिंग मुख्य रूप से महबूब स्टूडियो और राजकमल स्टूडियो में हुई और कुछ बाहरी सीन्स आसपास इलाकों में फिल्माए गए। लेकिन हम आपको विस्तार से बताएंगे एक एक चीज। जब फिल्म 1972 में रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। कहानी, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और शानदार मनोरंजन ने इसे साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल कर दिया। राजा जानी 1972 की चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। राजा जानी की कहानी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि रहस्य, भावनाओं, शाही विरासत और प्रेम का ऐसा मिश्रण है जिसने 1972 के
दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। कहानी का मूल विचार 1956 की हॉलीवुड फिल्म एनेस्थीसिया से प्रेरित था, लेकिन इसे भारतीय कहानी के हिसाब से पूरी तरीके से इसे ढाला गया था। और कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने राजघराने से। वर्षों पहले राज परिवार पर हमला होता है और इस हमले में राजकुमारी रत्ना अपने परिवार से बिछड़ जाती हैं। इस हमले में जो उनके परिवार पर होता है, पूरे राज्य में यह मान लिया जाता है कि राजकुमारी अब जीवित नहीं है, लेकिन उसकी दादी राजमाता, जिसके किरदार में दुर्गा खोटे हैं, राजमाता को यह विश्वास रहता है कि उनकी पोती एक दिन जरूर लौटेगी और वर्षों तक वो उसी उम्मीद में जीती हैं। दूसरी ओर कहानी हमें मिलवाती है राजकुमार सिंह उर्फ राजा से, यानी धर्मेंद्र। राजा एक चालाक, तेज तर्रार और परिस्थितियों के अनुसार काम करने वाला युवक है। वो कोई जन्मजात अपराधी नहीं, बल्कि हालात का मारा हुआ इंसान है जो छोटे मोटे छल कपट से अपनी जिंदगी चलाता है। उसके साथ दीवान गजेंद्र सिंह यानी प्रेमनाथ जुड़ता है। दीवान को राजमहल की संपत्ति पर बहुत जमाने से नजर टिकी हुई है। वो ये जानता है कि अगर कोई लड़की राजकुमारी बनकर राजमहल पहुंच जाए तो उसे भारी इनाम और सत्ता दोनों मिल सकते हैं। यही राजा की मुलाकात होती है सड़क पर नाच गाकर गुजारा करने वाली एक लड़की शन्नो से। शन्नो जिसके किरदार में हेमा मालिनी है। शन्नो खूबसूरत है, मासूम है। उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से खोई हुई राजकुमारी रत्ना से मिलता जुलता है। राजा और दीवान एक योजना बनाते हैं। वो शन्नो को शाही तौर तरीके, बोलचाल, रहन सहन और राज परिवार के इतिहास की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसे राजमाता के सामने खोई हुई राजकुमारी के तौर पर पेश किया जा सके। शुरुआत में शन्नो इस योजना को सिर्फ पैसों के लिए स्वीकार करती है, लेकिन जैसे जैसे वो राजमहल में समय बिताती है, राजमाता का स्नेह देखकर उसके मन में अपराध बोध पैदा होने लगता है। वो पहली बार महसूस करती है कि किसी बूढ़ी मां की उम्मीदों के साथ खेलना कितना बड़ा पाप है। इसी दौरान राजा और शन्नो के बीच प्रेम भी पनपने लगता है। पहले यह रिश्ता सिर्फ एक साझेदारी था, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की स्वाभाविक केमिस्ट्री इन सीन्स को बहुत प्रभावशाली बनाती है। यही वो हिस्सा है जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब कई ऐसे सबूत सामने आते हैं जो संकेत देते हैं कि शन्नो कोई नकली राजकुमारी नहीं, बल्कि वास्तव में वही खोई हुई राजकुमारी रत्ना है। यह खुलासा सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि राजा के लिए भी चौंकाने वाला होता है। जिस लड़की को वो इनाम के लिए महल में लाया था, वो सचमुच उसी राजघराने की वारिस निकलती है। और इसके बाद कहानी में लालच, साजिश और संघर्ष तेज हो जाता है। प्रेम चोपड़ा का किरदार और अन्य विरोधी पात्र इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर असली राजकुमारी वापस आ गई तो उनकी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी। राजा अब बदल चुका है। जो युवक शुरुआत में धन के लिए यह खेल खेल रहा था, वही अब अपनी जान जोखिम में डालकर शन्नो की रक्षा करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स रोमांच और भावनाओं से भरपूर है। कई संघर्षों और खुलासों के बाद सच्चाई सामने आती है। राजमाता अपनी असली पोती को पहचान लेती हैं, अपराधियों को सजा मिलती है और राजा का प्रेम भी सफल होता है। फिल्म का अंत न्याय, प्रेम और परिवार के पुनर्मिलन के साथ होता है, जो उस दौर की पारिवारिक फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत थी। यही कारण था कि राजा जानी केवल एक मनोरंजक फिल्म नहीं, बल्कि दर्शकों के लिए भावनात्मक अनुभव बन गई। रोमांस, रहस्य, कॉमेडी, एक्शन और पारिवारिक भावनाओं का संतुलन इसकी सबसे बड़ी सफलता बना। यही वजह है कि ये 1972 की सफल फिल्मों में शामिल हुई। राजा जानी की सफलता के पीछे केवल इसकी कहानी या कलाकार नहीं थे, बल्कि इसका भव्य निर्माण, शानदार सेट, आकर्षक सिनेमेटोग्राफी और धर्मेंद्र हेमा मालिनी की स्वाभाविक केमिस्ट्री भी बड़ी वजह थी। निर्देशक मोहन सहगल चाहते थे कि फिल्म का हर फ्रेम एक शाही कहानी का एहसास कराए, और इसलिए फिल्म की शूटिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। और
जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उसके मुताबिक महबूब स्टूडियो बांद्रा मुंबई में जो है, राजकमल स्टूडियो परेल मुंबई का, जहां राजमहल दरबार और कई भव्य इंडोर सेट लगाए गए। उस दौर में विदेशी शूटिंग का यानी कि विदेशों में शूटिंग करना आम बात नहीं थी, इसलिए राजमहल के अंदरूनी हिस्से, विशाल सीढ़ियां, शाही गलियारे, आलीशान कमरों जैसे सीन स्टूडियो के सेट पर फिल्माए गए। मोहन सहगल ने सेट डिजाइन पर विशेष मेहनत की ताकि दर्शकों को लगे कि वो सचमुच किसी रियासत की दुनिया में पहुंच गए हैं। कैमरा एंगल और लाइटिंग वगैरह, आपको अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। फिल्म की शूटिंग के समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी लगातार लोकप्रिय हो रही थी। दोनों इससे पहले भी साथ काम कर चुके थे और दर्शक उन्हें साथ में देखने के लिए उत्सुक थे। और राजा जानी में उनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत सहज दिखाई देती है और यही स्वाभाविक तालमेल फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बना। उस समय तक दोनों के निजी रिश्तों को लेकर मीडिया में समय समय पर चर्चाएं भी होने लगी थीं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों पूरी तरह पेशेवर अंदाज में काम करते थे। उनके बीच की जो सहजता थी वो रोमांटिक सीन्स को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती थी। फिल्म में प्रेमनाथ का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमनाथ अपनी दमदार आवाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि वो शूटिंग के दौरान अपने डायलॉग्स का कई बार अभ्यास करते थे ताकि हर सीन में शाही गरिमा दिखाई दे। वहीं प्रेम चोपड़ा ने अपने खलनायकी अंदाज से कहानी में तनाव पैदा किया। जॉनी वॉकर की मौजूदगी ने गंभीर कहानी के बीच हल्के फुल्के हास्य का संतुलन बनाया और पूरी स्टार कास्ट के बीच एक अच्छा तालमेल था जिसका असर पर्दे पर भी दिखाई दिया। फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि हेमा मालिनी को एक साधारण सड़क पर नाचने वाली सड़क की नर्तकी शन्नो और शाही राजकुमारी के व्यक्तित्व के बीच एक बड़ा अंतर दिखाना था। निर्देशक मोहन सहगल ने इस बदलाव को विश्वसनीय बनाने के लिए उनके हाव भाव, चलने के अंदाज, डायलॉग बोलने की शैली और शाही शिष्टाचार पर बहुत मेहनत करवाई। यही कारण है कि फिल्म में शन्नो से राजकुमारी बनने की यात्रा दर्शकों को बेहद स्वाभाविक लगती है। और धर्मेंद्र के किरदार राजा में भी कई रंग थे। शुरुआत में वो चालाक और अवसरवादी युवक के तौर पर दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका चरित्र बदलता है और वो ईमानदार और त्यागी प्रेमी बन जाता है। धर्मेंद्र ने इस परिवर्तन को बहुत सहज अभिनय से निभाया। यही वजह थी कि दर्शक उनके किरदार से भावनात्मक रूप से जुड़ पाए। राजा जानी के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि ये फिल्म धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी को और मजबूत करने वाली फिल्मों में से एक थी। हालांकि इस फिल्म से जुड़ा एक दावा है कि शूटिंग के दौरान कोई बड़ा विवाद या सनसनीखेज घटना हुई थी और हालांकि कोई उसके प्रमाण मौजूद नहीं है। खैर, रिलीज के बाद दर्शकों ने फिल्म की भव्यता, कलाकारों के अभिनय और मनोरंजन से भरपूर इस प्रस्तुति की खूब सराहना की। राजा जानी ने यह साबित किया कि मजबूत कहानी, शानदार संगीत और दमदार कलाकारों का मेल किसी भी फिल्म को लंबे समय तक यादगार बना सकता है। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। अगर राजा जानी की कहानी उसकी जान थी तो उसका संगीत उसकी आत्मा। 70 के दशक में किसी भी फिल्म की सफलता काफी हद तक उसके गीतों पर निर्भर करती थी। रेडियो सिलोन, विविध भारती और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर अगर गाने लोकप्रिय हो जाते तो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही दर्शकों में एक उत्सुकता पैदा होती थी। राजा जानी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। निर्माता ने संगीत की जिम्मेदारी उस दौर की सफल जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सौंपी, जबकि गीत आनंद बख्शी ने लिखे और उस समय ये जोड़ी लगातार एक से बढ़कर एक सुपरहिट संगीत दे रही थी। धर्मेंद्र की कई फिल्मों में भी उनका संगीत खूब पसंद किया जा रहा था और फिल्म में एक लोकप्रिय गीत है, दुनिया का मेला मेले में लड़की, लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। ये गीत रिलीज होते ही युवाओं की जुबान पर चढ़ गया। इसकी धुन, आनंद बख्शी के सरल शब्द और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जोशीला संगीत इसे बेहद लोकप्रिय बना गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गीत उनके चुलबुले रोमांस की खूबसूरती को बयां करता है और आज भी पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में ये गीत अक्सर सुनाई देता है। फिल्म का एक दूसरा लोकप्रिय गीत है कितना मजा आ रहा है। ये एक हल्का फुल्का रोमांटिक गीत है जिसमें
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शानदार केमिस्ट्री दिखाई देती है। उस दौर में ये गीत रेडियो पर काफी बजा और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। आनंद बख्शी ने इसमें प्रेम की सहज भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त किया, जबकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मधुर धुन तैयार की। और फिल्म में एक और यादगार गीत था नाना नाना आजा, और इस गीत में शरारत और रोमांस साफ तौर पर दिखाई देती है। फिल्म के लगभग सभी प्रमुख गीतों में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज सुनाई दी। 1970 के दशक की ये सबसे सफल गायन जोड़ियों में से एक थी। किशोर कुमार की चंचल और ऊर्जा से भरपूर आवाज धर्मेंद्र पर बहुत फबती थी, जबकि लता मंगेशकर की मधुर आवाज हेमा मालिनी के सौम्य व्यक्तित्व के साथ खूबसूरती से मेल खाती थी। और यही कारण था कि फिल्म के गीत केवल कहानी का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि अलग पहचान बनाकर सुपरहिट हुए। रिकॉर्डिंग के दौरान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने अनुशासन के लिए बहुत मशहूर थे, और उस दौर में एक तरीके से वो बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ लाइव रिकॉर्डिंग करना पसंद करते थे। और उस दौर में मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, इसलिए एक छोटी सी गलती होने पर पूरा ऑर्केस्ट्रा दोबारा रिकॉर्ड करता था। और इसके बावजूद उनकी धुनों में जो भव्यता सुनाई देती थी वो आज भी संगीत प्रेमियों को प्रभावित करती है। आनंद बख्शी की खासियत ये थी कि वो कठिन भावनाओं को भी बहुत सरल शब्दों में लिखते थे। यही वजह है कि राजा जानी के गीत आम दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए। उनके लिखे बोल न केवल फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि किरदारों की भावनाओं को भी गहराई से व्यक्त करते हैं। संगीत समीक्षकों का मानना है कि राजा जानी का साउंड ट्रैक उस दौर की सबसे सफल एल्बमों में से एक था। फिल्म की सफलता में संगीत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। सिनेमाघरों से निकलने के बाद भी लोग इसके गीत को गुनगुनाते थे, और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की बिक्री ने भी इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। और ये फिल्म एक तरीके से बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म मानी गई उस दौर में। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना के सामने किसी दूसरे हीरो का टिकना मुश्किल था, लेकिन धर्मेंद्र ने इस धारणा को कई बार गलत साबित किया। मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी और आगे चलकर यादों की बारात, शोले जैसी फिल्में आई, जिसमें यह साबित होता है कि राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के दौर में अगर कोई अभिनेता डटकर खड़ा था तो उसका नाम धर्मेंद्र था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।